हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं मैंने सीज़न 1 का पार्ट 9। तो हमारा पार्ट 9 भी ना देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि मोनिका को जैसे होश आता है, उसको अपने पास ही डेनवर सोया हुआ मिलता है जो कि शर्टलेस होता है। उसको पानी चाहिए होता है, उसके ऊपर से झुक के पानी उठाने लगती है और वो उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होती है और उसे बहुत ही पसंद भी आ रहा होता है क्योंकि वो उसकी बहुत हेल्प कर रहा होता है। उसने उसकी जान बचाई होती है। अभी उसके नज़दीकी होती है कि एकदम डेनवर की आँख खुल जाती है। वो कहते हैं कि क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि कुछ नहीं, मैं बस पानी ले रही थी। तो वो उसे पानी दे देता है। और यहाँ दूसरी तरफ बुल्ले ने वो न्यूज़ देख ली होती है जिसमें उसके बारे में बुरा भला कहा जा रहा होता है, जो कि किसी और ने बल्कि रकील नहीं फैलाई होती है ताकि सारी पब्लिक जो है वो इन चोरों से नफरत करे। नेहरू भी उसका मजाक उड़ा रही होती है, कहती है कि तुम एक औरतों को बेचने वाले दलाल हो, तुम औरतों को बेचते हो, तुम औरतों का सौदा करते हो। तो वो उस पर गन तान लेता है। कहते हैं कि हमने सिर्फ चोरी किया, उसके अलावा हमने कोई बुरा काम नहीं किया और हम ऐसे इल्ज़ाम को मानेंगे भी नहीं। और फिर वो कहती है कि उनको ये सबूत कहाँ से मिला, ये तो इस गाड़ी में तो हम कभी बैठे भी नहीं हैं, इस गाड़ी में हमारी जैकेट पहन के डेनवर बैठा था। और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। नेहरू भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद नहीं सुनता। फिर हमें कुछ एक पुराने सीन दिखाए जाते हैं जिसमें डेनवर ही उस कार में बैठा हुआ था और उसने किसी और की नहीं बल्कि बर्लिन की जैकेट पहनी होती है। और फिर बर्लिन को एकदम सब कुछ याद आ जाता है तो वो डेनवर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलता है। मॉस्को सुरंग खोद रहे होते हैं और उनके पास टोक्यो आती है। और क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टोक्यो एलिस के साथ कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मॉस्को ने ही सुन लिया था। और अब वो बस उनके पास आके अपनी बात क्लियर कर रही होती है। तो उनको कहती है कि आपने वो सब देखा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप वॉशरूम में। तो मॉस्को कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ऐसी ही हो और हमेशा ऐसी ही रहोगी। तो टोक्यो को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं क्या कहना चाहते हैं आप, मैं ऐसी हूँ। कहता है तुम जानती हो मैंने उस दिन अपने बेटे को तुमसे दूर क्यों रखा था कि तुम यही करती हो। तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड भी मर गया है और अब आगे अगला भी मर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम पीछे कितनी लाशें छोड़ी हो। उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं। और फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें डेनवर और टोक्यो एक साथ होते हैं। वो एक पार्टी नाइट एंजॉय कर रहे हैं जो कि किसी और से नहीं बल्कि ऑफ कोर्स प्रोफेसर से छुप के होती है। ये तब का टाइम होता है जब वो लोग चोरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि डेनवर जो जिसको टोक्यो काफ़ी अच्छी लगती होती है उसके काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन एकदम वहाँ पे मॉस्को आ जाता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। और ये सब कुछ टोक्यो को याद आ जाता है कि किस तरह उसे अपने साथ ले गया था। और वो कहता है कि सब मैंने जानबूझ के किया था, मैं वहाँ पे गलती से नहीं पहुँचा था, मैं उसे तुम्हारे करीब नहीं आने देना चाहता था क्योंकि तुम जिसके पास जाती हो तो उसका नुकसान ही होता है, तुम असल में मनहूस हो। और उसकी बहुत इंसल्ट करता है। टोक्यो को ये सब सुनने के बाद अपना बॉयफ्रेंड याद आ जाता है जो कि मर चुका होता है। वो किसी और की वजह से नहीं, इसकी वजह से ही मरता है। असल में तो वो इसकी वजह से नहीं मरता, वो चोरी में दोनों ही बराबर के शरीक होते हैं और उसको गोली लग जाती है। और उस वक्त टोक्यो वहाँ से छुप भज के भाग जाती है। लेकिन क्योंकि दोनों ही चोरी एक साथ कर रहे होते हैं इसलिए टोक्यो को हमेशा यही लगता है कि वो सब उसकी वजह से मरा, इसलिए उसके बाद कोई जवाब नहीं होता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सारी पुरानी बातें याद करके। मोनिका डेनवर के उठने का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि वो दोबारा से सो चुका होता है। उसे देख रही होती है और फिर उसे जगा ही देती है और उसे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं हम उसे वो थोड़ी देर में वॉशरूम ले जाएगा, तो तब तक वेट करें जब तक वो एक बार बाहर से होके आता है। और फिर वो बाहर से होके आता है और मोनिका को अपने साथ वॉशरूम लेके जाता है। यहाँ हमें पुलिस की कुछ गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रोफेसर अब पुलिस वालों को ढूंढ रहा है क्योंकि उसके पास एक और प्लान होता है। पुलिस वाले जैसे ही अपनी गाड़ी छोड़ के यहाँ वहाँ होते हैं, प्रोफेसर अपना गेटअप चेंज करके एक पुलिस वालों की गाड़ी के पास आता है और फिर एक पत्थर से लॉक तोड़ के गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और अभी तक हमें नहीं समझ आया था कि आखिर प्रोफेसर का प्लान क्या है और वो क्या करना चाह रहा है। आगे हमें दिखाते हैं कि बर्लिन पूरे मिनट में डेनवर को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उससे पूछ सके कि उसने उसकी जैकेट का बटन किस तरह गाड़ी में छोड़ दिया। और उसे सब जगह ढूंढने के बावजूद भी डेनवर कहीं भी नहीं मिलता। वो मॉस्को के पास भी जाता है। नेहरू भी उसको रोकने के लिए पीछे आ रही होती है, कहती है कि एक बटन की वजह से तुम क्या उसको मार दोगे। तो बर्लिन कहता है हाँ, उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। उसके बाद हेलसिंकी और ओस्लो आ जाते हैं जो कि बर्लिन के ही लिए ही काम करते हैं एक किस्म का। और वो नेहरू पे भी एक गन तान देते हैं। नेहरू भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से हिली तो हम तुम्हें शूट कर देंगे और ज़रा भी लिहाज नहीं करेंगे। नेहरू भी वहीं खड़ी से समझा रही होती है क्योंकि वो खुद भी बहुत डर चुकी होती है कि बर्लिन का कोई भरोसा नहीं होता। जिस तरह उसने मोनिका को मारा होता है उस तरह तो किसी को भी शूट करवा चुका होता है। फिर यहाँ कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं जो कि नैरोबी के होते हैं और वो तब के होते हैं जब डेनवर ने बर्लिन की जैकेट पहनी होती है। तब रियो, टोक्यो और नैरोबी और डेनवर चारों ही नाइट पार्टी के लिए प्रोफेसर से चुपके कहीं जा रहे होते हैं और वो तैयार होने के लिए बर्लिन की जैकेट इस्तेमाल करता है। यहाँ रियो बैठा पैसे गिन रहा होता है, उनको बैग्स में डाल रहा होता है। जैसे कि प्रोफेसर ने ऑर्डर दिया होता है वहाँ पे टोक्यो आती है और उसका मूड बहुत ऑफ होता है क्योंकि अभी भी वो मॉस्को से ही मिल के आ रही होती है। तो रियो उससे पूछता है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तो उसे बताती है कि मेरा पहला बॉयफ्रेंड इस तरह मारा गया तो मुझे डर लगता है कि तुम भी ना मारे जाओ।
तो रियो कहता है क्या तुम फजूल बातें कह रही हो, ऐसा क्यों होगा, सब कुछ तो प्लान के हिसाब से जा रहा है। तो टोक्यो कहती है कि जो भी मेरे साथ होता है, जो भी मेरे पास होता है, वो मेरे से वो मारा जाता है। तो रियो से समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सब ठीक होगा, तो इतना ज़्यादा हाइपर मत हो, और उसे रिलैक्स करने की काफ़ी कोशिश करता है। आगे दिखाते हैं कि रकील प्रोफेसर को कॉल मिला रही होती है और मुसलसल बेल रिंग कर रही होती है, लेकिन प्रोफेसर कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि प्रोफेसर तो यहाँ होता ही नहीं है, वो तो अभी तक पुलिस की गाड़ी में ही बैठा होता है। और रेडियो को कनेक्ट करने के बाद एक मैसेज छोड़ता है जो कि किसी और ही ज़ुबान में होता है, क्योंकि उससे हर कोई समझ नहीं पाता है, वो बात कर रहा होता है और सबको लगता है कि शायद ये रेडियो किसी गलत कनेक्शन से कनेक्ट हो गया है, उसे बार बार चेक किया जा रहा होता है। वो मैसेज अकेले भी सुन रही होती है और उसके पास बैठा गार्ड जो कि प्रोफेसर का ही स्केच बनवा रहा होता है वो भी सुन रहा होता है। जब वो उसकी बात सुनता है तो वो उस ज़बान को समझता होता है और उसी के बारे में कोई बात करता है और वो एक से एक धमकी दे रहा होता है, तो वो जल्दी जल्दी प्रोफेसर का वो स्केच तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, उसे डिलीट कर देता है। और रकेल की भी नज़र पड़ जाती है कि वो डिलीट कर चुके हैं, अब उसके पास सिर्फ एक फेस शेप होती है, तो वो जल्दी से अपने वॉकी टॉकी को पकड़ती है और पुलिस वालों को बोलती है कि तुम लोग का रेडियो कोई यूज़ कर रहा है। तो वो कहते हैं कि हम तो वहाँ ही नहीं, हम तो एक चोरी की खबर हमें मिली थी, हम वहाँ पता करने आए, लेकिन असल में वहाँ कोई चोरी भी नहीं हुई थी। अगले सीन दोबारा मिनट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे बर्लिन हेलसिंकी और ओस्लो को डेनवर मिल ही चुका होता है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि वॉशरूम के अंदर। उन्हें आवाज़ आती है जैसे कि वॉशरूम में कोई और है। बर्लिन उसको इग्नोर करता है और डेनवर से पूछता है कि तुमने मेरी जैकेट क्यों पहनी थी, अब लोग मुझे एक गलत आदमी समझ रहे हैं। तो डेनवर कहता है कि तुम किस लिए मुझे मार दोगे, अच्छा मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे दूँगा। इतनी देर में वहाँ नैरोबी भी आ जाती है, वो कहती है देखो ये तुम्हें अच्छा डील कर रहा है, तुम्हें पैसे देगा तो तुम इसे माफ़ कर दो, इससे कुछ भी ना बोलो। लेकिन बर्लिन उसे चुप करने को कहता है और जाके वॉशरूम में देखता है कि अंदर कौन है। तो वो जब एक दरवाज़ा खोलता है तो अंदर कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही होती है। उसे देख के एकदम 1 मिनट के लिए तो शॉक ही हो जाता है। आगे हमें देखते हैं कि प्रोफेसर वापस अपने गोदाम में आ चुका होता है और वो अपने फ़ोन के पास बैठा होता है और वो मिनट में कॉल मिला रहा होता है, लेकिन क्योंकि बर्लिन तो डेनवर के पीछे लगा होता है इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं करता है। असल में तो फ़ोन के पास कोई भी नहीं होता है। बर्लिन डेनवर से पूछता है कि मैंने तुम्हें जुमे को इसको मारने को कहा था और आज देखो इतवार भी गुजर गया है, तो ये अब तक ज़िंदा है, क्या ये इसका भूत है। और वो हंसता है, कहते हैं देखो एक ऐसा इंसान जो 2 दिन पहले मर चुका है वो अब मेरे सामने ज़िंदा सलामत खड़ा है। अभी वो यही सब बात कर रहे होते हैं और फिर बर्लिन उसके ऊपर गन तान लेता है, तो नैरोबी भी बर्लिन के पे गन तान लेती है क्योंकि वो डेनवर को नहीं मारने देना चाहती है। डेनवर कहता है कि तुम गन नीचे कर दो, तुम ये सब नहीं करो। और इतनी देर में बर्लिन जो कि बहुत ही स्मार्ट होता है वो गन घुमा के मोनिका पे तान लेता है, कहता है कि मैं इसी को मार देता हूँ, सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो डेनवर कहता है अगर तुमने इसको मारा मैं नैरोबी और तुम्हें दोनों को मार दूंगा और बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगा, तुम लोग इसको कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए। तो बर्लिन एकदम एक मैं इसे मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे खुद भी इसे मार के अफसोस हुआ था। और वो कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी में शायद ये वाहिद होगी जिसे मार के मुझे अफसोस हुआ था, वरना तो मुझे कभी किसी को मार के पछतावा नहीं हुआ है। इतनी देर में वहाँ टोक्यो आती है और कहती है प्रोफेसर की कॉल आई हुई है और वो सारे ही ऑफिस रूम में आ जाते हैं जहाँ प्रोफेसर की कॉल चल रही होती है। बर्लिन प्रोफेसर से बात करता है, प्रोफेसर कहता है कि मैंने ये तुम्हारा बटन वहाँ गाड़ी में छोड़ा था और तुम यही समझ लो ये तुम्हारी सज़ा है, क्योंकि तुम ही चाहते थे ना तुम्हें सज़ा मिले। ये बात सुन के तो बर्लिन को बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत ही हर्ट होता है और वो कहता है कि अच्छा आपने ठीक किया, लेकिन मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर वो मोनिका को आगे लाता है और फ़ोन पे बात करवाता है और कहता है तुम अपना नाम बताओ। तो मोनिका अपना नाम बताती है। उसके बाद बर्लिन कहता है आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी है जो मैंने किया ही नहीं है। तो प्रोफेसर कहता है तुम्हारी ढिठाई की तो हद होती है, वैसे मुझे जानता हूँ ये तुम्हारी वजह से ज़िंदा नहीं है, ये किसी और की ही वजह से ज़िंदा होगी। और फिर कहता है कि जो दूसरा प्लान है वो स्टार्ट करो अब, क्योंकि कोई मरा नहीं है तो प्रूफ साबित करो। उसके बाद सारी टीम मर के एक अलग प्लान स्टार्ट करती है। उसके बाद मिनट के अंदर गोलियां चलने की ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि, और बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाज़ जैसे कि बहुत ही गोलियां चल रही है और बहुत से लोग ज़ख्मी हैं। सारी ख़वातीन जो कि बहुत ही नाजुक दिल की होती हैं और रोना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बर्लिन हंस रहा होता है और मुसलसल फायर कर रहा होता है। वो किसी और पे नहीं सिर्फ दीवारों पे फायर कर रहा होता है। हाँ, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता होता कि फायर कहाँ हो रही है। और रकेल जो कि बहुत ही परेशान हो जाती है वो जल्दी से प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि कैसी फायरिंग हो रही है। तो प्रोफेसर कहता है वो सिर्फ गन्स को टेस्ट कर रहे हैं, किसी पे फायर नहीं हो रहा है। रकेल कहती है मैं ये कैसे मान लूँ कि वो गन को टेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, तुम मुझे सबके प्रूफ्स दो कि सब ज़िंदा है। तो कहता है ठीक है मैं प्रूफ्स दे दूँगा, मैं वीडियो प्रूफ्स बना के तुम्हें भेजता हूँ सबके अलग अलग, ये ठीक है ना। तो
रकील कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और प्रोफेसर ये कह के फ़ोन बंद कर देता है। असल में प्रोफेसर का ये प्लान था, और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उसे ये स्टेप लेना ज़रूरी था, और उसके लिए सबका ज़िंदा होना ज़रूरी था। अब मोनिका क्योंकि ज़िंदा है, तो इसलिए उसने इस प्लान को स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया था। और वो बहुत खुश भी हो रहा होता है रकील से बात करते हुए, क्योंकि अब तो उसका प्लान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तक कोई मरा भी नहीं है, और अब उसने जो सोचा है बिल्कुल ठीक जाएगा। रकील भी रिलैक्स हो जाती है कि अब उसे प्रूफ मिल जाएंगे, उसे पता चल जाएगा कौन ज़िंदा है और कौन नहीं। लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन है जो इनकी खबरें बाहर पहुंचा रहा है, और किस तरह उसने रेडियो में कुछ बोलकर उस गार्ड को स्केच बनाने से मना कर दिया। और ये एपिसोड यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट के लिए आपको हमारे चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।